हेलो एवरीवन, मैं अमन कनौजे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे संक्षिप्त में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। आइए इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इज ए technique for studying materials with unpaired electrons. It is particularly useful in analyzing free radicals, transition metal ions and paramagnetic centers in solids। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहा जाता है, यह बिना जोड़े यानी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, वह पदार्थों का क्या करता है, अध्ययन करने की यह एक तकनीक है। यह मुक्त रेडिकल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, आयंस और ठोसों में पैरामैग्नेटिक केंद्रों के विश्लेषण में क्या करता है, विशेष रूप से उपयोगी है। तो ये हो गया इसका परिचय। और यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कार्य करता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, इस पर यह जो है आधारित है। सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इस पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, डायमैग्नेटिक पाया जाता है, इसलिए इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता। यह पैरामैग्नेटिक में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये सर इज ए स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड that detect transition between electron spin states of unpaired electrons in an external magnetic field using microwave radiation। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो किसी पदार्थ में उपस्थित बिना जोड़े यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना कि स्पिन अवस्थाओं के बीच क्या करता है, ट्रांजिशन को एक बाहरी चुंबकीय फील्ड में क्या करता है, माइक्रोवेव विकिरण के माध्यम से पहचानती है। जब किसी पदार्थ में है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है जो अकेले अनपेयर्ड हो, तो वे क्या करते हैं कि जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा है वह उसके स्तर में जो है बदलाव कर देता है, और ये सारे इन ऊर्जा स्तर के बदलाव को ही माइक्रोवेव तरंगों की मदद से क्या करते हैं, डिटेक्ट करने का जो है कार्य करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट दैट देयर स्पिन व्हेन प्लेस्ड इन ए पैरामैग्नेटिक फील्ड, दिस मोमेंट्स align either with or against the field, producing two distinct energy levels. Microwave radiation of a specific frequency causes transition between these levels. The resonance condition is defined by del E equal to HV equal to G mu B, और ये जो कैपिटल V है इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे पहले वाले B से। तो यह इसका जो मूलभूत जो सिद्धांत है वह ये है कि जो प्रत्येक बिना जोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपने साथ एक चुंबकीय मोमेंट जो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको क्या करता है, दर्शाता है, क्योंकि उसमें एक खास स्पिन भी पाया जाता है। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है ना यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वह दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। एक जिसमें उसका स्पिन चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है यानी कि लोअर एनर्जी में, और दूसरा जिसमें स्पिन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है यानी कि हायर एनर्जी। अब रेजोनेंस क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना ऐसी। तो रेजोनेंस क्या होता है, जब हम इस इलेक्ट्रॉन पर माइक्रोवेव विकिरण डालते हैं और उसकी आवृत्ति एक विशेष मान की होती है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर पे क्या करता है, छलांग लगा देता है। तो यह जो है इसका प्रिंसिपल हो गया, जहाँ पे ये एक क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन है, G क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्प्लिटिंग फैक्टर G फैक्टर है, म्यू V क्या है, बोहर मैग्नेटन है, और कैपिटल V क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अगर इसका प्रिंसिपल को हम एक संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम डालते हैं, उसके बाद वह दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। माइक्रोवेव डालने पर जब ऊर्जा मेल खाएगी है ना, HV इक्वल टू G म्यू V भी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्थिति बदलेगा। इसी घटना पे ये सारी में क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये इसका हो गया प्रिंसिपल। अब इसके बाद इसका हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बहुत ही अच्छा है। द ESR स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक लेआउट। ESR इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, माइक्रोवेव सोर्स है ना। तो माइक्रोवेव सोर्स जिसको माइक्रोवेव स्रोत कहा जाए हिंदी में, यह क्या करते हैं, यह उपकरण उच्च आवृत्ति लगभग 9 गीगाहर्ट्ज़ है ना कि माइक्रोवेव तरंगे जो है उत्पन्न करता है, और
इन माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तब माइक्रोवेव की एक निश्चित आवृत्ति उस पर डाली जाती है, जिससे वह ऊर्जा स्तर बदलता है, ठीक है, ट्रांजिशन करता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में स्पिन स्टेटस के बीच जो है संक्रमण लाने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका जो है माइक्रोवेव सोर्स हो गया। इसका दूसरा क्या है, मैग्नेट है ना, कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स में मैग्नेट है सेकंड। अप्लाइज ए स्ट्रॉन्ग होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द सैंपल। ये क्या कहते हैं, मैग्नेट जो है यह एक मजबूत और समरूपी चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन है ना, हम देखते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग ऊर्जा स्तर पाया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होता है ना, क्योंकि हम देखते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी से क्या होता है, एक्साइटेड एनर्जी पे है ना, वो जो है चला जाता है, क्योंकि उसमें जब एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो वो जो लोअर एनर्जी है, जो लोअर इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी पे है वो हायर एनर्जी चला जाता है, यानी कि एक्साइटेड एनर्जी पे चला जाता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील हो सकता है, ताकि विभिन्न पदार्थों में जो है रेजोनेंस को जो है ऑब्जर्व किया जा सके। इलेक्ट्रॉनों के स्पिन स्टेटस को ऊर्जा स्तरों में विभाजित करता है। ये हो गया इसका मैग्नेट। अब इसका मैग्नेट के बाद में इसका क्या है, थर्ड जो है कंपोनेंट वो है रेजोनेंट कैविटी। यह क्या करता है, यह एक विशेष धातु का बना कक्ष होता है ना, रेजोनेंट कैविटी। ये वाला, ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेंट कैविटी। ये जो है धातु का बना कक्ष होता है जिसमें नमूना को रखा जाता है, यानी कि जो सैंपल है ना, वो सैंपल को इसमें क्या है, फीड करके रखा जाता है। यह कैविटी माइक्रोवेव तरंगों को प्रबल करती है, ठीक है, एम्पलीफाई करती है ना। ये जो आपका ये जो माइक्रोवेव है इसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का जो है रेजोनेंट कैविटी जो है कार्य करता है, और ये सैंपल के चारों ओर रेजोनेंस उत्पन्न करता है ना, रेजोनेंस को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि नमूना अधिकतर, यानी कि जो सैंपल है वो अधिकतम ऊर्जा अवशोषित कर सके। माइक्रोवेव क्षेत्र को केंद्रित करना और सैंपल को प्रभावी ढंग से उत्तेजित करना जो है इसका मुख्य कार्य है। तो ये हो गया रेजोनेंट कैविटी। अब देख लेते हैं, इसमें दिया है फोर्थ है सैंपल होल्डर। इसमें क्या लिखा है सैंपल होल्डर में, यूजुअली ए क्वार्टर ट्यूब दैट होल्ड्स द सैंपल इनसाइड द रेजोनेंट कैविटी। यानी कि यह आमतौर पर एक क्वार्टर ट्यूब होती है जिसमें सैंपल को रखा जाता है ना, इसमें होल्ड करके रखा जाता है, इसलिए इसको सैंपल होल्डर कहते हैं। इस ट्यूब में रेजोनेंट कैविटी के भीतर स्थित होती है, यह रेजोनेंट कैविटी के जो है भीतर में स्थित होती है, ठीक है। और क्वार्टर इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, माइक्रोवेव को जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका मुख्य कार्य अगर देखें तो नमूनों जो है ना, जो भी सैंपल है उसको सही स्थान पर स्थिर रखना, ताकि वह माइक्रोवेव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संपर्क रखे। ये इसका जो है मेन वर्क है। उसके बाद देख लेते हैं डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर डिटेक्ट करने का कार्य करता है, मेजर्स द डिफरेंस इन माइक्रोवेव इंटेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन विथ द सैंपल। यानी कि यह माइक्रोवेव की तीव्रता में अंतर को मापता है। जैसे सैंपल है ना, सैंपल के पहले का जो वेट है और सैंपल के बाद का जो वेट है, हम वेट मशीन के अगर आधार पे देखें तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये डिटेक्टर है, तो इसमें नमूने के बिना और नमूने के साथ में इसका जो है मेजर किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर बदलता है तो यह माइक्रोवेव की शक्ति इंटेंसिटी में परिवर्तन लाता है। डिटेक्टर इन्हीं परिवर्तनों को क्या करता है, पहचानता है। जब इलेक्ट्रॉन है ना, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर बदलता है तो यह माइक्रोवेव की स्थिति इंटेंसिटी में परिवर्तन लाता है। डिटेक्टर इन्हीं परिवर्तनों को पहचानता है और इसका मुख्य क्या कार्य क्या है, माइक्रोवेव ऊर्जा में आने वाले छोटे छोटे बदलावों को जो है पकड़ता है। ये हो गया डिटेक्टर। अब छठवां है रिकॉर्डर, डाटा एनालिसिस बोला जाए या सिस्टम इंटरफेस या कंप्यूटर बोला जा सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स द डिटेक्टर सिग्नल इनटू ए स्पेक्ट्रम डिस्प्लेइंग रेजोनेंस पीक्स वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड है। ये रहा आपका रिकॉर्डर है ना, सिस्टम इंटरफेस, जो ग्राफ के रूप में यहाँ पे प्लॉट दिख रहा है। ये क्या करता है, यह डिटेक्टर से प्राप्त सिग्नल को ग्राफ या स्पेक्ट्रम में बदलता है, जैसे अभी मैंने बोला था है ना, स्पेक्ट्रम में बदलता है। और यह स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक्स एक्सिस के विरुद्ध सिग्नल की तीव्रता वाई एक्सिस को दिखाता है। इसमें यह पता चलता है कि किस चुंबकीय क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेंस किया है। ये सारे स्पेक्ट्रम को तैयार करना जहां पर पिक्स किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शा। अब
अब इसका अगर हम प्रक्रिया का क्रम को देखें, है ना, लाइन से इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को कंपोनेंट्स के आधार पे, तो क्या होगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट जो है सक्रिय किया जाता है। दूसरा है नमूना, यानी कि जो सैंपल है ना, उसको सैंपल होल्डर में रखा जाता है और रेजोनेंट कैविटी में भेजा जाता है। थर्ड जो है माइक्रोवेव स्रोत से माइक्रोवेव तरंगें भेजी जाती हैं, और अगर रेजोनेंस की स्थिति बनती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर बदलता है। पांचवा क्या है, डिटेक्टर इस परिवर्तन को पकड़ता है। और छठवां रिकॉर्डर एक ग्राफ बनाता है जिसमें ESR पिक्स जो है दिखाई देती है। आप इसमें एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, मैंने केवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है। एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स का अध्ययन लिख सकते हैं, जिसमें ESR का सबसे प्रमुख उपयुक्त है ना, उपयोग मुक्त रेडिकल्स की पहचान और मात्रात्मक विश्लेषण में होता है, जैसे कि OH है, NO, O2 आदि। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है, इन सब में इसका जो है एप्लीकेशन में आप इन सबको लिख सकते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं ना। एडवांटेज में क्या है, उच्च संवेदनशीलता, यानी कि हाई सेंसिटिविटी टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ESR बहुत ही छोटे मात्रा में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकता है। और दूसरा क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, यानी कि जो सैंपल इसमें जो है सैंपल नष्ट नहीं होता है ना, इसलिए इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा क्या है, कैन बी अप्लाइड टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, इसमें है ना अप्लाइड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में भी इसका जो है एडवांटेज उपयोग है ना कर सकते हैं। और क्या है, प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में इसका जो है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, नॉन एप्लीकेबल टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ESR केवल उन्हीं पदार्थों पर लागू होता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, मेटल आयंस आदि उपस्थित हो, यह इसका बस क्या करता है, इसमें कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, ये इस पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसका जो है हाँ कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये सब, है ना, इसलिए ये सब आप इसका डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। थैंक यू।